स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पे। मैं डॉक्टर छविलाल भारत का संवैधानिक विकास की लेक्चर सीरीज में आज अपना चौथा लेक्चर लेके आया हूं और आज का जो टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पे चर्चा करेंगे। इस एक्ट के लाने का कारण क्या था, इसके पृष्ठभूमि पे हम लोग बात करते हैं और इनके अंदर क्या उपबंध है हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इसकी जो पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो पहली बात अगर आती है तो इसमें इंडिया बिल जो पास किया गया था, यानी इंडिया बिल जो लाया गया था, जो फेल हो गया था, जिस पे हम लोग चर्चा अपने पिछले लेक्चर में किया है, इंडिया बिल के परिणाम स्वरूप पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था। इसमें अगर बात करें तो इस बिल को, पिट्स इंडिया एक्ट को, कहा जाता है कि ये पहला ऐसा बिल था कंपनी के द्वारा जो भारत के राज क्षेत्र थे उन पे ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का ऐसा दावा पेश करता था। उसका एक लिखित या वैधानिक दस्तावेज इसको माना जाता है। यानी भारतीय जो राज क्षेत्र से उस पर ब्रिटिश ताज की आधिपत्य का अधिकार को बताने वाला पहला वैधानिक जो दस्तावेज है उसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा ब्रिटिश ताज के स्वामित्व की बात की पुष्टि होती है, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। इस एक्ट का शीर्षक पूछा है तो इस एक्ट का शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें अन्य प्रावधानों में क्या क्या बातें कही गई थी। तो इस एक्ट में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड, देखिए जो हमने इंडिया बिल पे चर्चा की पिछले लेक्चर में उसमें 7 कमिश्नर थे और यहाँ पे 6 कमिश्नर की बात की जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित करने की बात की गई थी और इसे नाम दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित करने के लिए नियंत्रण जो बोर्ड होता है, नियंत्रण जैसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण करने वाला जो बोर्ड है उसे स्थापित करने का जो काम किया गया था वो किसमें किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया था। यानी 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया जाएगा जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। अब ये 6 होंगे कौन कौन लोग, तो इस बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा। एक कौन होगा, एक सदस्य होंगे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज सचिव होंगे और इनके द्वारा नियुक्त 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। देखिए, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज सचिव और इनके द्वारा 4 और व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे, वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। तो ये 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड बनाने की बात की गई थी और यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है आगे चल के। और इसमें बहुत सारे संशोधन होते हैं, हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या घटा के यहाँ पे कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। पहले कितने थे, 4 थे। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या घटा के 3 कर दी गई। जो मद्रास और बम्बई की सरकारें थीं उनकी सब परिषद गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। उनकी सरकारों को, यानी जो पहले कुछ अधिकार क्षेत्र दिए गए थे उसको इसमें स्पष्ट कर दिया गया। जो अब विवाद के समय में, चाहे कुछ अपवाद ऐसे थे जिस समय में बम्बई और मद्रास की सरकारें कानून बना सकती थी, उस अपवाद को भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया। वो पूरी तरीके से सरकारें किसके अधीन कर दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई थी। अगर हम बात करें परिषद को, भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, शांति, राजस्व और देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति दी गई। परिषद को, यानी गवर्नर जनरल की परिषद को भारत में प्रशासन में क्या क्या चीज़ें थी, सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व और देशी रियासतों आदि के अधीक्षण करने की, उनको देखने की, उनको समझने की शक्ति दे दी गई। इस एक्ट में घोषणा किया गया कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की नीति का अनुसरण इस राष्ट्र की नीति यानी इंग्लैंड की प्रतिष्ठा और इच्छा के विरुद्ध है। मतलब घोषणा की कि अगर कोई दूसरा बंदा भारत में राज्य विस्तार करता है और विजय की नीति का अनुसरण करता है तो किसके प्रतिष्ठा और इच्छा के खिलाफ है, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा और इच्छा के खिलाफ, विरुद्ध मानी जाएगी। अब आते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियाँ। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय बनाया गया था उनकी शक्तियाँ क्या क्या थीं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को शक्ति दी गई सैनिक, असैनिक
और राजस्व संबंधित समस्त जितने भी मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में कर दिया गया। सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधित जितने भी मामले थे उन्हें बोर्ड ऑफ नियंत्रण, उनका जो नियंत्रण था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी के निदेशक मंडल के पास ही बने रहे, यानी कंपनी के निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में केवल व्यापारिक क्रियाकलाप छोड़ के बाकी सारे अधिकार किसको दे दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ, जो भारत में गवर्नर जनरल था उसको किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष और किसी को सहायता का आश्वासन देने के लिए किससे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेने की काल रहना कंपलसरी कर दिया गया। मतलब ये ज़रूरी कर दिया गया कि अगर वो भारतीय नरेश को सहायता देता है या उसके साथ संघर्ष करता है तो वो किससे, सबसे पहले किससे अनुमति लेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेगा। कुछ इसके मुख्य बिंदु और अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या थे, तो पहली बात थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। मतलब जो 6 सदस्यीय बोर्ड था उसका चेयरमैन कौन होगा? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चेयरमैन हो सकता है, होता था, ये प्रावधान किया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर और भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे प्रश्न पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर या भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, तो वो एक्ट है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी पूछा गया है कि भारत में शासन की द्वैध प्रणाली का प्रारंभ किया गया। भारत में शासन की द्वैध प्रणाली का प्रारंभ किया गया, वो किस एक्ट के तहत किया गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। किसके द्वारा? एक कंपनी के द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और ये प्रावधान कब तक चलता रहा? 1858 तक चलता रहा। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक प्रांत का सेनापति बनाया जाने लगा। जो प्रांत थे उनमें भी परिषदें थी, उनकी सदस्यें घटाकर 4 से 3 कर दी गई और उन्हीं में से एक को प्रांत का सेनापति बनाए जाने का प्रावधान किया गया। प्रांतीय सरकारों द्वारा अगर केंद्रीय अनुशासन का अनुपालन न करने पर गवर्नर जनरल को उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। जैसे हमारे यहाँ है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, सरकार को हटा दिया जाता है। क्यों? वो ये बातें कहाँ से आई? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अगर प्रांत की सरकारें केंद्र के शासन का अनुपालन नहीं करती हैं तो गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वो उन सरकारों को क्या कर सकते हैं? बर्खास्त कर सकते हैं। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर उनके अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। अब जितने भी भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी हैं उनको भारत में मुकदमा चलाने का प्रावधान इस एक्ट के तहत हटा दिया गया और उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया। कहाँ बनाया गया? इंग्लैंड में। ये प्रावधान किस में किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 में। कि मुख्य बिंदु हैं जिसमें हम लोग चर्चा करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पूरा देखिएगा। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे चीज़ें पूछी गई हैं कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगा गया? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध संधि करने से पूर्व कंपनी के निदेशक से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। गवर्नर जनरल अगर जो देसी राजा हैं उनसे युद्ध करना चाहता है या उनसे संधि करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निदेशक मंडल से पहले उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। वो अनुमति देता है तभी वो देसी राजाओं से युद्ध या संधि कर सकता है। तो ये कुछ प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दिखाई देते हैं और ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं चार्टर एक्ट 1786। चार्टर एक्ट 1786 1786। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान थे। तो इसमें कहा गया कि विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है और अपने निर्णय लागू कर सकता है। जो 1786 का एक्ट था
उस एक्ट में ये बात थी कि जो अगर परिषद उसकी कोई निर्णय देती है तो चाहे तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 4 से 3 हो गई थी उसके निर्णय को रद्द कर सकता है और अपने डिसीजन लागू कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो 1786 का एक्ट था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल या मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था, उसी की महत्वाकांक्षा के कारण ये 1786 का चार्टर एक्ट लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में भारत का गवर्नर जनरल था, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल था, और वो चाहता था कि गवर्नर जनरल की भी ताकत मेरे पास आ जाए, साथ ही साथ मैं मुख्य सेनापति भी हो जाऊं। तो दोनों शक्तियां लेने की उसकी महत्वाकांक्षा ने 1786 के चार्टर एक्ट को लाने का काम किया था। एक और चार्टर एक्ट है 1793, चार्टर एक्ट 1793। इसमें उपबंध हम बात करते हैं कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। 1793 1600 में हर साल 20 वर्ष बढ़ाया जाता था, तो इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया कि 1793 जो चार्टर एक्ट है उसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष और आगे उसको वो अधिकार दे दिया गया व्यापार करने का। परिषद के निर्णय को रद्द करने का गवर्नर जनरल का जो अधिकार था उसे बनाए रखा गया। जो 1786 में अधिकार कॉर्नवालिस ने लिया था संशोधन करके चार्टर एक्ट के तहत, उस अधिकार को 1793 में भी वैसे ही बने रहने दिया गया। अब देखिए ये पूछता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो के अधिकारी जो थे उनका वेतन भारतीय कोष से देने का प्रावधान किया गया। इससे पहले इस एक्ट से पहले, इस चार्टर एक्ट 1793 से पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उनका वेतन, उनके अधिकारियों का वेतन कहाँ से दिया जाता था? उनका वेतन इंग्लैंड के कोष से दिया जाता था। लेकिन अब इस एक्ट के तहत, इस चार्टर एक्ट 1793 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से देने का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे उनमें अब कोई भी कानून होगा उसको क्या किया जाएगा? लिपिबद्ध किया जाएगा, और लिपिबद्ध कानून के माध्यम से ही प्रशासन करने का एक नींव रखी गई, एक प्रावधान किया गया। सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार किसको दिया गया? न्यायालय को दिया गया। जैसे इस समय हमारा जो न्यायालय है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या है? संविधान का संरक्षक है, और वो क्या करता है? कभी भी चाहे तो संविधान की व्याख्या कर सकता है। वैसे ही कानूनों और नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को इस 1793 चार्टर एक्ट के तहत दिया गया। तो ये तीनों के तीनों जो हमने चर्चा की है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बाकी दोनों जो चार्टर एक्ट हैं 1786 और 1793 ये भी इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा की दृष्टि से सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए परीक्षार्थी को। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके करियर में इसका लाभ मिलेगा। आप मेरे इस चैनल को थिंक पॉजिटिव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।